हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। जिस तरीका से आप सभी लोगों के लिए पता होगा कि हम स्पेशल यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं और यूपी एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए भारतीय संविधान बहुत ज़्यादा रोल करता है जीएस के अंदर। और उसी जीएस के अंदर मैंने कल स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का इतिहास स्टार्ट किया था। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 3 वीडियो इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, संविधान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे संविधान के लिए। सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना होगा, सबसे पहले तो हमको यही समझना होगा कि ये संविधान बना कैसे है, संविधान कैसे निकल के आया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर आप सभी जानते हो कि इंडियन पॉलिटी किस तरीका से रोल करती है भारतीय संविधान में। इंडियन पॉलिटी जो हमारा यूपीएसआई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लिखेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान, ये इंस्पेक्टर के अंतर्गत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें से मूल विधि मतलब आईपीसी, सीआरपीसी और एक्ट, ये सारे के सारे मिलकर काफी मात्रा में इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन, 13 से 15 से 16 क्वेश्चन बन जाते हैं इंडियन पॉलिटी के और आईपीसी सीआरपीसी के। तो जिस तरीका से आप लोग बोल रहे थे सर इंडियन पॉलिटी को हमें स्टार्ट कीजिए और उस जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए जिस जीरो लेवल से हमने आज तक कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो मैंने उसी वीडियो में कल क्लास फर्स्ट दिया था, क्लास फर्स्ट दिया था, मतलब एक छोटा क्लास था वो, उस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, हमारा टॉपिक होगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये दोबारा कर रिवाइज करा देता हूं कि सन 1700 में भारत का बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। सन 1700 में भारत का बादशाह औरंगजेब हुआ करता था और औरंगजेब का ही एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था मुर्शीद खां। औरंगजेब का ही एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था मुर्शीदा खां। दोबारा कर बता देता हूं, 1700 में, सन 1700 में बंगाल का कौन था सूबेदार? औरंगजेब। और औरंगजेब का सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था मुर्शीदा खां, मुर्शीद खान। इस मुर्शीद खान को ही औरंगजेब ने सूबेदार बनाया था। हम वहां की बात कर रहे हैं मेरे भाई जहां से संविधान निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये देख रहे होंगे कि सर पता नहीं कहां की बात पढ़ा रहे हैं। भाई मैं वहां की बात पढ़ा रहा हूं आपके लिए जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हो। यूपीएसआई समझ रहे हो ना, एक खाने का मालिक ऐसे ही नहीं देगा आपके लिए कोई भी। अभी आप सोच रहे हो कि हम तो बहुत सारे लाखों लोग का पोजीशन आपकी तरह कर रहे हैं, आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा कुछ, जब भी आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो भारत का बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। औरंगजेब ने ही अपने एक सूबेदार बनाया था मुर्शीद कुली खान के लिए। उस समय बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? बंगाल राजधानी ढाका। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हुई। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसने मुर्शीदा खान ने अपना सेनापति घोषित कर दिया अपने आप को।
सेनापति सूबेदार घोषित कर लिया, सॉरी नवाब, अपने आप को नवाब घोषित कर लिया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसने अपने आप के लिए नवाब घोषित कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में 1713 से लेकर 1700 मैंने आपको कल बताया था 1700, सॉरी हम इसमें पढ़ेंगे 1713 से लेकर 1713 से लेकर 1717 तक, 1713 से लेकर 1727 तक, सॉरी 27 तक लिखेंगे। ये प्रथम नवाब बना इसका। सत्रह सौ तेरह से लेकर 27 तक प्रथम नवाब बना, और नवाब बनने के बाद में इसने एक शहर बसाया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। शहर बसाया था, शहर का नाम था मुर्शिदाबाद। और इसने अपनी जो राजधानी बनाया ढाका से खत्म किया और मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई। क्या बनाई? मुर्शिदाबाद, ठीक है भाई। आगे लिखेंगे, राजधानी मुर्शिदाबाद बना दी। उसके बाद में 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मुर्शिदा खान के मरने के बाद 1727 से लेकर 1739 तक एक नया नवाब बनता है। 1727 से लेकर 27 में खत्म हो गया, 1727 में लिखेंगे हम। मुर्शिद खान की मृत्यु। सत्रह सौ 1727 से लेकर 1739 तक शुजाउद्दीन अगला नवाब बना। अगला नवाब बना, ठीक है भाई। 39 के बाद में 1739 के बाद 1740 में एक युद्ध हुआ। 1740 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था क्या नाम है, 1739 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था क्या नाम उसका, घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध, और घेरिया के युद्ध में दो लोग लड़ रहे थे, एक तो नाम था सरफराज खान और दूसरा था अलीवर्दी खान। क्योंकि 39 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 39 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 39 में इसकी मृत्यु हो गई, और 39 में ही 1739 में ही एक और सेनापति बना था जिसका नाम था सरफराज खान। सरफराज खान 1740 में एक युद्ध हुआ मेरे भाई, एक युद्ध हुआ जिसका नाम था घेरिया का युद्ध। इस घेरिया के युद्ध में दो लोग थे, एक तो था सरफराज और दूसरा था कौन, तो हम बताएंगे। एक तो था सरफराज और दूसरा था शुजाउद्दीन। तो इस घेरिया के युद्ध में दूसरा, एक तो था सॉरी शुजाउद्दीन नहीं, तो खत्म हो गया था, सरफराज और दूसरा था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। तो आप बता रहे होंगे कि सरफराज खान की क्या हो गई थी, हत्या, और ये जीत गया था, ये जीत गया। उसके बाद में 1740 में सरफराज कौन खत्म हो गया, इसको मार दिया, अलीवर्दी ने इसको मार दिया इस युद्ध में। तो क्वेश्चन आएगा घेरिया के युद्ध में कौन कौन लड़ रहे थे, तो हम बताएंगे अलीवर्दी खान और सरफराज खान। उसमें कौन जीता, तो हम बताएंगे अलीवर्दी खान जीता और सरफराज खान हार गया था। पक्की बात है भाई। उसके बाद में दोबारा कर देख लीजिए, 1700 बंगाल का राजा हुआ करता था,
मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब। औरंगजेब हुआ करता था, इसका सूबेदार था मुर्शीद खान। उसके बाद में बंगाल की राजधानी जो बनाई थी इसने, वो ढाका बनाई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसने अपने आप के लिए नवाब घोषित कर लिया। 1713 से लेकर 1727 तक ये प्रथम नवाब रहा। इसने एक शहर बसाया था मुर्शिदाबाद, और इसने अपनी राजधानी भी यही बना ली। उसके बाद में 1727 में मुर्शिदा खान की मृत्यु हो गई। फिर आगे चलेंगे 1727 से लेकर 39 तक शुजाउद्दीन अगला नवाब बन गया, और 1739 में ही इसकी शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। 1739 में सरफराज खान बना अगला नवाब बना। 1740 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था घेरिया का युद्ध। इसके अंदर दो लोग लड़ रहे थे, जिसका नाम था एक तो सरफराज और दूसरा था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान जीता, सरफराज हारा। इसकी 1740 में हत्या हो गई। उसके बाद में 1740 से लेकर 1756 तक लिखेंगे आगे। 1740 से लेकर 1756 तक 1740 से लेकर 1756 तक एक नया बादशाह, ये अगला नवाब आया जिसका नाम था अली वर्दी खान। लिखेंगे भाई सभी लिखो। 1740 से 1756 में 1740 से 1756 में एक नया नवाब बना, अगला नवाब अली वर्दी खान। अली वर्दी खान 1700 बना था। इसने कहा अंग्रेजों का जो स्वभाव है वो कैसा है, तो हम बताएंगे मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अंग्रेजों का स्वभाव मधुमक्खी के समान है। तो बताएंगे इसने अपना शब्द दिया था, अंग्रेजों का स्वभाव किसके तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी के छत्ते की समान है। ठीक है भैया, मधुमक्खी के हाँ भाई देखेंगे। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई, और 1756 में एक अगला नवाब बनकर आता है जिसका नाम है शिजाउद्दीन। 1756 में इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ। 1756 में एक अगला नवाब बनकर आता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। नाम लिख देता हूँ, सिराजुद्दौला। में अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला। मेरे भाई, सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है, अगला सुल्तान बनता है, अगला नवाब बनकर आता है। तो जब ये अगला नवाब बनकर आया तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कलकत्ता की घेराबंदी चालू कर दी, और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की घेराबंदी घेर लिया, उसको चालू कर दी घेराबंदी, मतलब बाउंड्री करना चालू कर दिया। अब सिराजुद्दौला ने देखा कि यार ये लोग तो मतलब इसको चारों तरफ से घेर रहे हैं। सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई ऐसा मत करिए, मान जाओ। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज फिर भी नहीं माने। क्योंकि इसलिए नहीं माने क्योंकि सिराजुद्दौला ने 1740 में
आक्रमण किया था अंग्रेजों पर, उससे गुस्सा होकर अंग्रेज इससे बदला लेना चाह रहे थे। तो क्या होता है, 1756 में अंग्रेजों ने तो किस पर घेराबंदी करी, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने तो कर दी किसकी, तो हम बताएंगे, अंग्रेजों ने तो कर दी घेराबंदी चालू कोलकाता की, और इसने कर दी किसकी, चंद्रनगर की। अंग्रेजों ने कोलकाता और फ्रांसीसी ने चंद्रनगर, घेराबंदी। लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा भाई आप मान जाइए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेज नहीं माने। फ्रांसीसियों ने बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने इस बात के लिए। तो आगे क्या होता है, सिराजुद्दौला ने गुस्सा आया सिराजुद्दौला के लिए, सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और सिराजुद्दौला ने क्या किया, मतलब कहने का है एक घटना हुई जिसका नाम था ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना हुई। अब ब्लैक होल की काल कोठरी बोलते हैं हिंदी में, काल कोठरी। ठीक है, अच्छा कब हुई थी तो हम बता सकते हैं 1757 में। इसमें क्या किया था, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया। कितने, 146, 146 को कैद कर लिया, और इसमें से 123 लोग मारे गए, मृत्यु हो गई, और 23 लोग बाकी बचे। कहने का मतलब है सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया, और 146 अंग्रेजों को पकड़ के कहा कि तुमने बेटा मेरे लिए बहुत परेशान करो, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ। 15/16 का वो कमरा था, वो कमरा था, उस कमरे में 140 लोगों के लिए कैद कर लिया, और कैद करने के बाद में 123 अंग्रेज उसमें से मारे गए। 2 दिन तक बंद रखा था इसने इसको, 2 दिन तक। उसमें से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में उसमें से 23 अंग्रेज बचे, और इन्हीं में से एक बचा था, एक का नाम था विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल, इसने ये जानकारी, विलियम हॉल ने ये जानकारी जाके किसको दी, ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज। जब ब्रिटिश सरकार को ये जानकारी दी तो बहुत बड़ी घटना थी ब्लैक होल की। इस घटना को अंग्रेज कैसे पचा पाते, ये तो आप सभी जानते हो। इस घटना को कैसे पचा पाते अंग्रेज, होता क्या है मेरे भाई, तुरंत अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने तुरंत एक गवर्नर बनाकर भेजा। अब क्या होता है, ये विलियम हॉलवेल पहुंचता है ब्रिटिश सरकार के पास में, और ब्रिटिश सरकार के पास में ये बताता है, जो क्या नाम है, ब्लैक होल के बारे में घटना होती है उसके बारे में बताता है। तो अंग्रेजी लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, 1757 में ही में ये रॉबर्ट क्लाइव के लिए तुरंत गवर्नर बना के भारत भेजता है। ठीक है, तो हम बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव, भारत
गवर्नर बनकर आया। रॉबर्ट क्लाइव भारत गवर्नर बनकर आया। जब ये गवर्नर बनकर आया तो यहाँ का जो नवाब हुआ करता था, तो आप सभी जानते हो क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला। उसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला 1757 में ही युद्ध होता है। सत्रह सौ सत्तावन में एक युद्ध होता है जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था। एक तो लिखेंगे सिराजुद्दौला, दूसरा लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। इसमें हुआ क्या था, देखो अच्छे प्रकार से थोड़ा सा देख लेना है। इसमें हुआ क्या था, जो सिराजुद्दौला का एक तो था सेनापति और एक था मंत्री, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो था, सेनापति तो था मीर कासिम, और इसका प्रधानमंत्री था राय दुर्लभ। ये दोनों के दोनों रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गए। ये दोनों के दोनों रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गए थे, मीर कासिम और राय दुर्लभ। ये दोनों के दोनों, मतलब कहने का है सिराजुद्दौला के ये दोनों साथी या दोनों प्रधानमंत्री और सेनापति दोनों सिराजुद्दौला से जाकर मिल गए। और मिलने के बाद में इन्होंने बेवफाई की सिराजुद्दौला से। और इसके सिराजुद्दौला के दो भरोसेमंद वफादार लोग, जिसका नाम था, एक तो था मोहनलाल, एक तो मोहनलाल था और एक का नाम था, मोहनलाल के बाद हम बताएंगे, मीर मजान। ये दोनों के दोनों, मोहनलाल और मीर मजान, दोनों के दोनों मोहनलाल और मीर मजान। मोहनलाल और मीर मजान ये दोनों इस युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए, लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। इतनी बात समझेंगे जरा, इतनी बात नोट करिए। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आगे चलेंगे कि जब सिराजुद्दौला के लिए मार दिया जाता है तो अगला नवाब, आप जानते हो कि जब सेनापति मीर कासिम ने उसकी हेल्प करी थी, किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। तो 1757 में अगला नवाब मीर कासिम बना। अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम बना। जब मीर कासिम बना तो ये 1757 से लेकर 1760 तक रहा। और जब तक रहा था, जब तक ही ये अंग्रेजों का वफादार बन के रहा। लेकिन वफादारी ज्यादा दिन थोड़ी नहीं चल पाती। तो मेरे भाई 1757 से लेकर 1760 तक, 1757 से लेकर 1760 तक मीर कासिम वफादार बनकर रहा। लेकिन मेरे भाई ज्यादा दिन तक कहानी कहां टिक पाएगी। 1700 जब 60 तक रहा तो उसके बाद में क्या किया, 1760 में मीर कासिम अगला नवाब तो बन ही गया था। लेकिन 1760 में इसको हटा दिया। हटाने के बाद में एक अगला नवाब बनकर आया जिसका नाम था मीर कासिम ने सोचा
भाई जो मीर कासिम था इसने इसके खिलाफ थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी बनानी चालू कर दी थी। मीर कासिम ने रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनानी चालू कर दी थी और उसी को अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया। कैसे? कहने का मतलब है कि जब हम 1757 पढ़ रहे हैं और 1760 तक, मीर कासिम के दिमाग में आया कि ये जो अंग्रेज हैं ये एक बहुत मधु के मक्खी की तरह फैले हुए हैं, मतलब झुंड बना के फैले हुए हैं और ये भारत के लिए क्या कर रहे हैं, मेरी बात के लिए कमजोर कर रहे हैं। बस इन्हीं बातों को देखते हुए मीर कासिम ने एक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में ये गया सीधा यहां से लखनऊ। ये गया यहां से लखनऊ और लखनऊ के नवाब से जाकर मिला। लखनऊ के नवाब से जाकर मिला और उस समय पर लखनऊ का जो नवाब हुआ करता था, ठीक है, लखनऊ के नवाब से जाकर मिला और उस समय पर लखनऊ मतलब अवध का जो नवाब हुआ करता था उसका नाम था शुजाउद्दौला, ठीक है, उसका नाम था क्या था, शुजाउद्दौला। लेकिन हम देखो ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला, और ये था लखनऊ का जो नवाब था शुजाउ। लखनऊ का नवाब उस समय पर कौन था, शुजाउद्दौला। ये नोट करिए। इससे मिला और मिलने के बाद में इन्होंने एक स्ट्रेटजी मतलब एक योजना बनाई और इस योजना को बनाकर इन्होंने तुरंत 1764 में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। ठीक है, पहले ये मिटा देते हैं, उसके बाद में आप लिख लीजिए। ठीक है, दोबारा कर देख लीजिए एक बार, इसको दोबारा कर देखेंगे। 1740 से 1756 का अगला नवाब अलीवर्दी खान बना, जिसने अगले अलीवर्दी खान बना शब्द दिया था अंग्रेजों का स्वभाव एक मध्यवर्ती के तरीके से है। 1756 में सिराजुद्दौला 1756 में सिराजुद्दौला बना और सिराजुद्दौला ने जब बना था तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों ने कोलकाता पर और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर दोनों ने कब्जा कर लिया। लेकिन सिराजुद्दौला ने मना किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज तो माने नहीं। अंग्रेज इसलिए नहीं माने थे क्योंकि अंग्रेजों ने इसलिए नहीं माने थे क्योंकि सिराजुद्दौला जो था 1740 में ना 1740 में इसने कोलकाता के कासिम बाजार पर इसने आक्रमण किया था और इसमें यहां से इसको कब्जा कर लिया था। इसी वजह से खुन्स खाकर नाराज होकर अंग्रेज परेशान थे सिराजुद्दौला से, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए परेशान हुआ सिराजुद्दौला और परेशान होकर इसने क्या किया, 1757 में ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना की। इस घटना में 146 अंग्रेज को कैद कर लिया। 140 में से इसने 2 दिन तक रखा था, मतलब कहने का है 2 दिन तक। अब उसमें से 123 अंग्रेज मर गए और 123 क्या हो गए, मर गए और 23 क्या बचे जिंदा। इनमें से एक व्यक्ति था विलियम हॉलवेल, जो ब्रिटिश सरकार के पास भागकर पहुंचा और उसने कहा था कि इस प्रकार से हमारे 146 साथियों को कैद कर लिया और कैद करने के बाद में हमारे 23 साथी बचे हैं। फिर उसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों ने भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा। 1757 में ही एक युद्ध हुआ, तुरंत प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में एक तो कौन था, सिराजुद्दौला, दूसरा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के 2 सेनापति, एक तो सेनापति था प्रधानमंत्री, सेनापति था मीर कासिम और दूसरा था राय दुर्लभ। मीर कासिम और राय दुर्लभ दोनों के दोनों किससे मिल गए जाके, रॉबर्ट क्लाइव से। ये दोनों क्या लिखे थे, बेवफा, मतलब धोखेबाज। दोनों धोखेबाज निकले थे और दोनों वफादार थे, मोहनलाल और मीर मजान। ये दोनों के दोनों क्या थे, वफादार, जो युद्ध में लड़ते रहे और शहीद हो गए। उसके बाद में अगला 1757 में अगला नवाब बना मीर कासिम, क्योंकि
ये सेनापति था और इसने इसको क्या दिया था, इसका साथ दिया था। ठीक है, उसके बाद में 1757 से लेकर 60 तक मीर कासिम वफादार बनकर रहा, लेकिन मीर कासिम ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत को ये कब्जे में पूरी जगह जकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, लखनऊ जाके एक योजना बनाई जो अंग्रेजों के प्रति थी। लखनऊ का उस समय पर जो सरदार था उसका नाम था सिराजुद्दौला। हम यहाँ से आगे जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो लिखेंगे बक्सर का युद्ध। डालेंगे भाई बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध। देखो इस युद्ध के अंदर क्या घटना हुई थी, इस युद्ध के अंदर क्या घटना हुई थी। एक तो मीर कासिम था जो कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का कौन था, नवाब था। तो एक तरफ तो इधर, एक तरफ तो नंबर 1 मीर कासिम, दूसरी तरफ एक था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ये कौन था, ये अवध का। भाई ये तो बंगाल का नवाब था, ये अवध का नवाब था। और तीसरा था मेरे भाई, तीसरा कौन था, तीसरा हम बताएंगे क्या नाम, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ये कौन था, तो हम बताएंगे ये एक मुगल बादशाह था, मुगल था ये, मुगल। इधर कौन लड़ रहा था, तो इधर था अंग्रेजों का ही एक सेना, अंग्रेजों का ही एक चीफ हुआ करता था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का चीफ। अब क्या इसमें भी इन तीनों के अंदर इधर से लड़ाईबाजी और इधर से युद्ध हुआ। ये क्या हुआ, ये हार गए तीनों के तीनों और ये जीते। ये हारे और ये जीत गए। लेकिन क्या हुआ, हेक्टर मुनरो जीता और हेक्टर मुनरो जीतने के बाद में यहां पर 1765 में 1765 में ये नवाब बन गया, मतलब गवर्नर बन गया। हेक्टर मुनरो 1765 में गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव था ना ये लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव आया था, रॉबर्ट क्लाइव का ये चीफ हुआ करता था हेक्टर मुनरो। तो रॉबर्ट क्लाइव बना, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर। जब 1765 में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना, उसके बाद में तुरंत 1765 में ही एक संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई और ये इलाहाबाद की संधि में दो लोग लड़ रहे थे। एक तो था रॉबर्ट क्लाइव, फिर दोबारा कर, रॉबर्ट क्लाइव
और दूसरी तरफ था कौन? तो एक तो था शाह आलम और शुजाउद्दौला। फिर इनको हरा दिया और रावट किला फिर जीता। इनको हरा दिया था और रावट किला फिर जीता। और हराने के बाद में इस युद्ध में अंग्रेजों को पूरी की पूरी जितनी भी सारी शक्तियां थी वो मिल गई। हम बता देंगे कि इस युद्ध में के बाद अंग्रेजों को पूरी शक्तियां मिली, पूरी की पूरी शक्तियां मिली। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को पूरी की पूरी शक्तियां मिली। और उसके बाद में 1765 से लेकर 72 तक, 1765 से लेकर 72 तक, तो लिखेंगे 1765 1765 से लेकर 72 तक यहाँ पर फिर पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन चला और बंगाल के अंदर द्वंद्व शासन लागू हुआ। बंगाल के अंदर द्वंद्व शासन 1765 से लेकर 72 तक बंगाल में लगाया गया। 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल के अंदर द्वंद्व शासन लगाया गया। और उसके बाद में बंगाल के लोगों को कहा गया, बंगाल के लोगों को कहा गया कि आप बंगाल के लोग जितने भी होंगे वो 2 टैक्स देंगे। कितने टैक्स देंगे? 2 टैक्स देंगे। वो 2 टैक्स ऑफ बंगाल, ऑफ पीपल बंगाल, बंगाल के लोग। बंगाल के लोग 2 टैक्स देंगे। वो किस किस को देंगे? तो एक टैक्स तो देंगे भाई किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दूसरा देंगे, एक तो देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को और दूसरा देंगे किसको? राय दुर्लभ को। राय दुर्लभ को। टोटल मिला के 81% जो टैक्स था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था और बाकी का जो 29% था, 19% जो था वो राय दुर्लभ को जाता था। मेरे भाई इसलिए जाता था 81% इसको क्योंकि ये अंग्रेजों की कंपनी थी और ये जो था ये भारतीय था, राय दुर्लभ, इसलिए इसको बहुत कम टैक्स था, इसके लिए पूरा टैक्स था। टैक्स देने लगे, साथ के साथ में चलता रहा काम। उसके बाद में क्या हुआ? बंगाल के जो स्थानीय शासक था, बंगाल का जो स्थानीय शासक था, हम बता सकते हैं बंगाल का ये स्थानीय शासक था, इसको केवल 19% टैक्स और इसको केवल 81% टैक्स, लेकिन चलता रहा, सारी चीजें चलती रही। उसके बाद में 7 साल तक बंगाल को क्लाइव ने खूब लूटा। 7 साल तक रॉबर्ट क्लाइव ने इसको खूब लूटा। लेकिन 1772 में जब इसको लूटा गया, उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मुझे तो अपने देश जाना है, मुझे तो अपने देश जाना है। काफी दिन रह चुके थे रॉबर्ट क्लाइव के लिए, तो रॉबर्ट क्लाइव को अपने देश भेजा जा रहा है। तो देखेंगे जब वो 1772 में रॉबर्ट क्लाइव गया, तो उसके बाद में 1772 में ही एक बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो मेरे भाई 1772 में एक नया गवर्नर आ गया भारत के अंदर जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। तो लिखेंगे सभी लोग, ये मिटाकर लिखो।
देखो 1772 में बंगाल का नया गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग 1772। बंगाल का नया गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मुझे तो अपने घर की याद आ रही है, मुझे तो घर पे भेजो। तो बस ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप घर पे चले जाइए। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर एक दूसरा और एक नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा, जिसका नाम था क्या, वॉरेन हेस्टिंग। और बस वॉरेन हेस्टिंग 1772 में जब बंगाल आया, तो बंगाल आते ही इसने देखा कि इन पर तो दो टैक्स लग रहे हैं भाई, इन पर तो दो टैक्स लग रहे हैं, तो ये लोग तो वैसे ही बहुत इतने ज्यादा परेशान हैं, लेकिन दो टैक्स कहां से देंगे। तो बस इसने आते ही 1772 में द्वंद्व शासन नीति को खत्म किया। सत्रह सौ बहत्तर में द्वंद्व शासन नीति को खत्म किया। क्वेश्चन आता है कि द्वंद्व शासन नीति के लिए खत्म किसने किया था, तो हम बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया। बस उसके बाद हम लिखेंगे आगे कि 1772 में एक पद बनाया जिसका नाम था, 1772 में ही 1772 में एक नया पद बनाया, इसका नाम था डीएम। मोस्ट आता है कि डीएम का पद कब बना, तो 1772 में बना। किसके शासनकाल में बना था, शासनकाल किसका चल रहा था उस समय का, शासन था वॉरेन हेस्टिंग। इसका पद चल रहा था डीएम, मतलब कह सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद बनाया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद बनाने के बाद दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन आता है डीएम का पद कब बना था, तो डीएम का पद जो बना था वो बना था 1772। उस समय पर किसका शासनकाल चल रहा था, कौन गवर्नर था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग था। अब चलेंगे आगे 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1950 तक। यहाँ तक पढ़ लिया आपने, यहाँ तक पढ़ लिया। बस इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको यहाँ तक, ये पहले तो यहाँ तक समझिए, उसके बाद में हम संविधान को दो भागों में बांटेंगे।